बीते 4 दिन से दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान की तरफ से खबर क्या है? अमेरिका और ईरान में हमले रोकने पर सहमति बनी है। कल कतर की राजधानी दोहा में यूएस ईरान की बड़ी बैठक होने वाली है। होर्मुज में तनाव कम करने पर बैठक होगी। पहले परमाणु कार्यक्रम पर बात हो रही थी। आपको ध्यान होगा कि पहले स्विट्जरलैंड में जो बातचीत है वो परमाणु कार्यक्रम को लेकर होनी थी, लेकिन हालात बहुत तेजी के साथ बीते बृहस्पतिवार के बाद बदले हैं और इसके बाद अब जो बातचीत है वो पहले होर्मुज स्ट्रेट में जो संकट पैदा हो गया हमलों के बाद, इसे सुधारने पर फोकस हो सकता है। तो आपको याद होगा कि पहले स्विट्जरलैंड में वार्ता होने वाली थी, उसको लेकर तैयारी भी की गई थी और बयान भी सामने आए थे। अपडेट ये है कि स्विट्जरलैंड से कतर शिफ्ट हो गई है वार्ता। अब दोहा में टेक्निकल दौर की वार्ता होगी। होर्मुज टेंशन की वजह से लोकेशन को शिफ्ट किया गया है। मुख्य मुद्दा भी अब परमाणु की जगह होर्मुज हो चुका है। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। तो अब दोहा में यूएस ईरान वार्ता एजेंडा क्या होने वाला है? हमला रोकने पर सहमति बनाई जाएगी। दोहा में होर्मुज एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है। जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ये सुनिश्चित करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। अब कतर की मध्यस्थता से डील होगी। यूएस ईरान में सीधी सैन्य जो हॉटलाइन है उसे भी चालू रखा गया। होर्मुज विवाद में फंसा परमाणु मुद्दा, इजराइल हिजबुल्लाह मुद्दा लंबित है। बड़ी बात क्या है? स्विट्जरलैंड से वार्ता अब कतर शिफ्ट हो गई है। 3 दिन हुई बमबारी के बाद वेन्यू को बदलना पड़ गया है। अब डील में कतर की एक बड़ी भूमिका नजर आ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, देखिए ईरान की तरफ से तो कह दिया गया है कि अभी फिलहाल दबदबा जो कंट्रोल है वो ईरान का ही रहने वाला है और अगर किसी कमर्शियल शिप को, किसी जहाज को गुजरना है तो उसके बताए हुए कॉरिडोर से ही गुजरना पड़ेगा और इससे वो टस से मस नहीं हो रहा। आपको लगता है कि अब दोहा में जो बैठक होगी वहां पर कोई नतीजा, कोई हल निकल पाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी। मुझे मुश्किल लगता है कि कोई भी, बिकॉज ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसमें 14 बिंदु थे और उन बिंदुओं में साफ था कि 60 दिन के लिए स्टेट ऑफ होर्मुज पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहेगा और किसी को कोई भी उसके ऊपर टोल नहीं वसूलेगा और चलता रहेगा। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज ज़रूर इंटरनेशनल स्ट्रेट है, लेकिन टेरिटोरियल वाटर्स जो हैं, जो 12 नॉटिकल माइल्स ईरान की तरफ से और 12 नॉटिकल माइल्स ओमान की तरफ से, और ये जो ओवरलैप है जिसमें जो आवाजाही होती है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से, उसमें 3 लेन्स हैं। ऊपर वाला लेन जो ईरान की तरफ है उसमें से शिप्स गुजरती हैं। बीच वाला जो 3 किलोमीटर का एरिया है वो बफर है और उसके नीचे फिर 3 किलोमीटर का एरिया है जिसमें से एक तरफ से एग्जिट, एक तरफ से एंट्री। अब देखा जा रहा है कि पिछले जब से अमेरिका ने इस तरह का घोषणा की है, सारी की सारे जो टैंकर्स हैं वो ओमान की तरफ से गुजर रहे हैं, ये कह करके कि जो ईरान की तरफ का एरिया है उसमें माइनिंग है और माइंस होने के कारण उनको दिक्कत आ रही है। इसको लेते हुए देखा गया है कि तकरीबन 77 ऑयल कंटेनर्स जो गुजरे हैं वहाँ से, तकरीबन सारे उसमें से ऑलमोस्ट 70% ओमान की तरफ से गुजरे हैं। ईरान को लगा कि अगर इस तरह ही कार्रवाई चलती रही तो उनका जो वजूद है वो तो ख़त्म हो जाएगा। कि जो मकसद जो ईरान का है, IRGC का है, वेपनाइज करने का स्टेट ऑफ होर्मुज को, वो तो खड़ा का खड़ा रह गया और ईरान के बिना ही पूरा का पूरा शिपिंग हो रहा है। इसको लेकर के जो अब जिस प्रकार से चल रहा है, ईरान ने साफ शब्दों में कहा है स्टेट ऑफ होर्मुज की जिम्मेवारी है और वो उसको नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता है दोनों देशों के बीच में कोई बनेगा, लड़ाई और भयानक हो सकती है। बिल्कुल सर, और दोनों के बीच, दोनों देशों के बीच MOU भी साइन हुआ और उसके बाद क्या हुआ वो तो दुनिया देख ही रही है। तो इस बार भी बात बन पाएगी या फिर धोखा ही दिया जाएगा, क्योंकि इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है, वो देखने वाली बात है। कतर वार्ता से पहले अरागची ने बयान भी दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने क्या कहा? सुरक्षा पर खाड़ी देशों को सोचना होगा, बाहरी देशों का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गल्फ देशों को खुद निकालना होगा समाधान। तो अमेरिका ईरान वार्ता डीकोड करते हैं। कल कतर में होने वाली वार्ता के मायने क्या हैं, ये भी अब समझने की कोशिश करते हैं। क्या मायने हैं और इससे संकेत क्या मिलेंगे? पहले एटमी डील मुख्य मुद्दा था जो कि स्विट्जरलैंड में बैठक होने वाली थी। संकेत अब हॉर्मुज पर फोकस है, जिस तरीके से हॉर्मुज में तनाव बढ़ गया है। इसके अलावा हॉर्मुज पर कंट्रोल चाहता है ईरान।
टोल फ्री हॉर्मूज चाहता है अमेरिका, जिसको लेकर यूएस की तरफ से कई बार बातें भी कही गई हैं। तत्काल युद्ध टालने की कोशिश की जा रही है तो बमबारी से खतरा बढ़ सकता है, ऐसे भी संकेत हैं। अब एमओयू बचाने की कोशिश हो रही है तो दोहा वार्ता फेल तो युद्ध तय है, ऐसा भी माना जा रहा है, क्योंकि बातचीत की कोशिश तो की ही जा रही है। लेकिन अब आगे बात बन पाएगी या नहीं वो तो देखने वाली बात है। एवीएम ओपी तिवारी सर, दो बातें हैं। एक तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे, यानी कि ये दिखाने की कोशिश कि ईरान शांति चाहता है। बस बात इतनी है कि अगर ईरान की संप्रभुता पर हमला होता है तो ईरान पीछे नहीं रहेगा। और क्या तुर्की मॉडल अपनाना चाहता है ईरान, जैसे वहां बॉस्फोरस स्ट्रेट पर तुर्की टोल वसूलता है, उसी तरीके से हॉर्मूज पर भी टोल वसूलना चाहता है ईरान, और इसी कड़ी में लगातार वो काम कर रहा है। प्रगति, देखिए, ईरान का मकसद बहुत पहले से ही था कि भाई अरब देशों पर उसका अप्रत्यक्ष रूप से कुछ कंट्रोल है। इस वॉर ने सिद्ध कर दिया है और एक इंडिकेशन दे दिया जितनी जीसीसी की कंट्रीज हैं कि उनको, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका को देते थे अपनी सुरक्षा के लिए, अमेरिका अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा था तो वो क्या कर पाएगा। तो अभी जब ईरान के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया है कि हमारी सिचुएशन, हमारे गल्फ देशों का जो परेशानियां हैं उसका समाधान हम ही निकाल सकते हैं, किसी बाहर के इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है, तो ये अपने आप को एक सेंटर पोजीशन में लाने की चाहता है ईरान। अब आ भी जाएगा, लेकिन देखिए मिलिट्री रूप से ईरान ने दिखा दिया है कि अमेरिका को भी परेशान कर सकता है, लेकिन इकोनॉमिक स्थिति थोड़ी ख़राब है। तो अभी ये गल्फ देशों को डिसाइड करना पड़ेगा, इनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि इनको किसके साथ जाना है। ईरान के साथ जाने से कुछ और डर है और अमेरिका के साथ जाने का तो नतीजा ये देख चुके हैं, इसका फलस्वरूप देख चुके हैं कि क्या हुआ है। अब ये जैसे सिचुएशन चेंज होती रहेगी, लेकिन सिंस अब थोड़ा जो है ईरान जो है थोड़े बहुत सॉफ्ट लोगों के हाथ में जा रहा है, तो हो सकता है गल्फ कंट्रीज़ का जो झुकाव होगा ईरान की तरफ बढ़ सकता है। और जहाँ तक हॉर्मूज का जैसा प्रश्न पूछा था आपने, हॉर्मूज को तो ये कभी भी छोड़ेगा नहीं, हॉर्मूज को ईरान नहीं छोड़ेगा, बिकॉज ईरान का एक मेन वेपन है। कुलकर्णी साहब ने पूरा डिटेल में बताया इसके बारे में कि वो पूरा वेपन है, वो छोड़ेगा नहीं। यही तो कंट्रोल है जिसकी वजह से अमेरिका या गल्फ कंट्रीज की सारी कंट्रीज विवश हो जाती है और विश्व में परेशानी बढ़ती है, और उसके लिए ईरान को पीछे पड़ना पड़ता था। जैसे एमओयू साइन किया हो, 14 पॉइंट का एमओयू था, वो पूरा तरीका ईरान के पक्ष में ही था, ईरान के हित में था, ईरान जो चाहता था। अब जहाँ तक न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा हूँ, एक बात कर ही देता हूँ, न्यूक्लियर डील की बात होने वाली थी, वो बात तो आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, वो तो नो एंड वाला इशू था। अच्छा हुआ कि थोड़ा बहुत तो हो गया। अभी कतार में जो बातें होंगी वो खाली हॉर्मूज की होंगी, ताकि ये बातें का एक लिमिट आगे बढ़ सके। बिल्कुल एफएम ओपी तिवारी सर, और कल ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई ईरान को कि अगर ईरान नहीं माना तो फिर उसका जो एग्जिस्टेंस है, जो उसका वजूद है, वो ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्या इंडिकेशन, क्या संकेत दिए गए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, एक्शन में यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश, अरब सागर में फ्लाइट ऑपरेशन, ईरान के पास मल्टी कैरियर डिप्लॉयमेंट। देखिए डिप्लॉयमेंट फिर बढ़ा दी गई। वॉर मोड में अमेरिकी फौज नजर आ रही है, अमेरिकी हथियारों की अब सामरिक तैनाती एक बार फिर से हो रही है। तो जैसा हमने बताया, कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी ईरान को कि उसका वजूद खत्म कर दिया जाएगा अगर ईरान नहीं माना, और दूसरी तरफ आप जरा देखिए, रिलेट करिए, अब तैनाती डिप्लॉयमेंट फिर से शुरू हो गई है। तो अमेरिका वर्सेस ईरान, टेंशन की टाइमलाइन आप जरा देखिए। 23 जून को क्या हुआ, होर्मुज पर यूएन की अपील को ईरान ने ठुकरा दिया, और फिर 25 जून क्या हुआ, ओमान तट पर एक कंटेनर शिप, एक जो कार्गो शिप है, इस पर किसने, ईरान की तरफ से हमला किया गया, और देखते ही देखते तनाव बढ़ने लगा। 26 जून ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी होती है। 27 जून ईरान अमेरिका के एक दूसरे के ठिकानों पर स्ट्राइक की खबरें भी सामने आई, और इसके बाद धमकी दी गई कि हमले इसी तरह से जारी रहेंगे। 28 जून बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर ईरान ने हमला किया, 8 अमेरिकी बेसिस पर हमला किया गया। 28 जून अब वार्ता स्विट्जरलैंड की जगह कतर में होगी, जो दोहा की खबर निकलकर सामने आई 28 तारीख को। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर है, यूएस सेंट्रल कमांड की जंगी तैयारी की भी जानकारी मिल रही है। छोटे हथियारों से वॉर प्रैक्टिस की तैयारी है, नए वॉर प्लान के तहत युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, स्नाइपर भी वॉर रिहर्सल में शामिल बताए जा रहे हैं। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है।
तो नए वॉर प्लान के तहत युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, नए वॉर की तैयारी की जा रही है, नए वॉर प्लान के लिए ये प्रैक्टिस हो रही है, छोटे हथियारों से वॉर प्रैक्टिस की जा रही है। एक तरफ बातचीत, दूसरी ओर ये तैयारी, क्या संकेत मिल रहे हैं और क्यों ये तैयारी की जा रही है, इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात वार्ता की। तो देखिए, कतर की राजधानी यानी दोहा में वार्ता तो प्रस्तावित हो गई है, कल होने वाली वार्ता, लेकिन क्या ये एक धोखा है? अमेरिका क्योंकि जंग की तैयारी कर रहा है और अमेरिका ने, ध्यान है आपको, इससे पहले भी किया है फरवरी में जिनेवा में बातचीत और फिर 28 फरवरी को हमला। तो नंबर 1 क्या है? मोर्चे पर 4 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए गए हैं, डिप्लॉयमेंट फिर से बढ़ाई जा रही है। रेडी टू अटैक मोड में 700 की संख्या में जेट्स को रखा गया। अरब सागर में फ्लाइट ऑपरेशंस तेज कर दिए गए। गल्फ के सैन्य अड्डों पर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। सामरिक लोकेशन, जो रणनीतिक लोकेशन है, वहां पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई है। लंबे युद्ध की तैयारी में यूएस सेंट्रल कमांड। 3 दिन हुई बमबारी भी एक बहुत बड़ा संदेश है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर, एक बात बताइए, एक तरफ तो अमेरिका की तरफ से डील पर जो एमओयू हमने देखा, उस पर हस्ताक्षर करते हुए कहा गया कि हमने वो कर दिया जो इससे पहले के राष्ट्रपति ने कभी नहीं किया, लेकिन ये क्या कर दिया? एमओयू पर हस्ताक्षर हुए नहीं कि 8 दिन के बाद फिर से हालात अब बन रहे हैं कि जंग शुरू हो जाएगी और फिर से अब डिप्लॉयमेंट हो रही है। देखिए, करुणा, कतर से कतर तक, यानी कि जो युद्ध शुरू हुआ था फरवरी में, जो अमेरिकन एक्शंस हुआ था, वो कतर में जब बात चल रही थी दोहा में, तब बात होते होते कंप्लीट नहीं हुई थी और ये स्ट्राइक हो गया था और फिर कतर पे आ गए। देखिए, 4 बड़ा फैक्टर हैं जो पूरे इस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को, जो मल्टी फेसिड है, उसको डिफाइन करते हैं। पहला आप न्यूक्लियर इशू है, दूसरा हॉर्मुज स्ट्रेट है, जो चोक पॉइंट्स है, जो बेबे मंदार और हॉर्मुज स्ट्रेट है, तीसरा जो है वो इस्लाम है, और चौथा जो बाहरी ताकतों का प्रेजेंस है। और देखिए कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ईरान है, सऊदी अरबिया है, कतर है, यूएई है, अमेरिका है, इन पर चारों मुद्दों पर किसी की सहमति नहीं है। इस्लाम का लीडर कौन होगा, सहमति नहीं है। न्यूक्लियर, ईरान के पास न्यूक्लियर पावर होगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, कोई दूसरे गल्फ के कंट्रीज एग्री नहीं करते हैं। हॉर्मुज पे किसका कंट्रोल होगा, ओमान और ईरान का जॉइंट कंट्रोल होगा, या ईरान की मोनोपोली होगी, या न्यू नॉर्मल्स के आधार पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, कोई सहमति नहीं है। तो ये जो, और बाहरी ताकतों का कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में रहना चाहता है, ईरान कहता है कि जब तक मिडिल ईस्ट से पूरा अमेरिका के बेसिस को ख़त्म नहीं कर देंगे, पूरा मिडिल ईस्ट को अमेरिका फ्री नहीं कर देंगे, तब तक हम रुकेंगे ही नहीं। और बाकी जो कंट्रीज हैं, चूंकि ईरान से न्यूक्लियर इश्यूज़ पे उनका एक फियर फैक्टर बना हुआ है, तो वो चाहते हैं कि अमेरिका प्रेजेंस रहे, हमको सिक्योरिटी गारंटी दे। बहरीन भी चाहता है, यूएई भी चाहता है, सऊदी अरबिया भी चाहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक मल्टी फेसिड प्रॉब्लम है, और इसमें जब तक पूरे मिडिल ईस्ट और एक्सटर्नल पावर्स के स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोई भी ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगा, कोई भी सस्टेनेबल पीस की तरफ नहीं बढ़ेंगे, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता जाएगा। क्योंकि जहां तक कॉमन पॉइंट ही तैयार नहीं हो रहा, कॉमन ग्राउंड ही नहीं हो रहा। जो 14 एमओयू जो पॉइंट्स दिए थे, वो लग रहा था हरी में एग्री कर गए, ईरान भी एग्री कर गया, अमेरिका भी एग्री कर गया। अमेरिका के अपने डोमेस्टिक कंपल्सन्स हैं, इंटरनेशनल कंपल्सन्स हैं। ईरान को निश्चित रूप से एक ब्रेक चाहिए था, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो ये कई फैक्टर, बिल्कुल संजय भारद्वाज सर, वो कहा भी जाता है कि जब जल्दबाजी की जाती है तो इसमें गलती होने की गुंजाइश और नुकसान होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है, और वही ऐसा लग भी रहा है कि बहुत जल्दबाजी में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे थे, और अब इसका अंजाम भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल, और कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक सुलझते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन गाजा में इजराइल की बड़ी कार्रवाई की खबर भी आ गई है। स्ट्राइक में हमास कमांडर मंसूर सामी मारे गए। इजराइल डिफेंस फोर्स की बमबारी में हमास कमांडर समेत 3 ढेर। हमास की नेवल पुलिस के चीफ थे मंसूर सामी। और एक और बड़ी खबर कतर वार्ता को लेकर। कतर वार्ता से पहले बहरीन को ईरान की खुली धमकी, अगर उकसाया गया तो तबाही तय है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। मुस्तफा के सलाहकार अली अकबर की यह चेतावनी, आग से ना खेले बहरीन। अली अकबर, आपको बता दें कि बहरीन पर ताजा हमला भी किया गया ईरान की तरफ से, जो सैन्य बेसिस है वहां पर अटैक किया गया है ईरान की तरफ से।
तो ईरान के हमलों में अमेरिकी बेसों को भी भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी बेसिस टारगेट पर हैं और हमलों से यूएस नेवी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर में तबाही मचाई गई। हालांकि यहां पहली बार हमला नहीं किया गया है, लगातार ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। बहरीन बेस में बर्बादी की सैटेलाइट तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मिलिट्री एसेट्स को खाड़ी से इजराइल शिफ्ट करने की तैयारी है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा। तो ईरान के हमलों से अमेरिकी बेस तबाह। 40 दिनों की जंग में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर में तबाही मचाई गई है। लगातार यहां पर हमले किए जा रहे हैं और 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को $400 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बिल्कुल, बेस का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और वेयर हाउस तबाह कर दिया गया। बहरीन बेस में अब अंडरग्राउंड कमांड सेंटर बनेगा, जो खबर आ रही है। खाड़ी देशों से मिलिट्री एसेट्स को इजराइल शिफ्ट करने की भी तैयारी है और कुवैत और सऊदी अरब में सैन्य तैनाती कम करने पर भी विचार। इसके अलावा पेंटागन ने $80 अरब का अतिरिक्त फंड भी मांगा है। तो द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बड़ी अहम खबर है। संजय कुलकर्णी सर, अब यहाँ पर विवाद तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्योंकि वार्ता हॉर्मूज के मुद्दे पर होने वाली है, तो सर मैं ये समझना चाहूंगी, जो लॉ है UNCLOS लॉ, समुद्र को लेकर जो संविधान है, उसके तहत सुरक्षा अगर आप देते हैं जहाज को या आप रास्ता दिखाते हैं तो आप टोल वसूल सकते हैं। लेकिन ईरान जो चाहता है वो कितना सही है? क्या अमेरिका इसको लेकर मानेगा? और अगर नहीं तो फिर वार्ता में तो फिर बात बन ही नहीं पाएगी और स्थिति वैसी ही हो जाएगी जहां से शुरुआत हुई थी। बिल्कुल प्रगति जी, क्या सवाल ये है कि इस बात को लेकर के राजा पहलवी ने भी 70 के दशक में कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान वेपनाइज कर सकता है। यही नहीं, उन्होंने न्यूक्लियर के बारे में भी बात कही थी। और आज इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो इंटरनेशनल स्ट्रेट है, पर टेरिटोरियल वाटर्स जो हैं, अनक्लॉज जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, अनक्लॉज में 12 नॉटिकल माइल शोर से लेकर के टेरिटोरियल वाटर्स जो हैं वो ईरान के हैं। वैसे ही ओमान से उत्तर की तरफ ओमान के 12 नॉटिकल माइल्स हैं, यानी कि टोटल और 24 नॉटिकल माइल। और सबसे तंग जो इलाका है वो है 21 नॉटिकल माइल, यानी कि ओवरलैप है। और इसका फायदा यूएसए जिस प्रकार से बात कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ईरान को लग रहा है कि यूएसए धूर्त बन के बैठा है, क्योंकि जितना भी लेकिन संजय कुलकर्णी सर, एक बात बताइए, अभी पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है तुर्की है जो कि फिलहाल टोल वसूली करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो कानून नियम ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन वही करने के लिए लगातार जिद पर जो ईरान है वो अड़ा हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। अगर ये सब कुछ चलता रहा और इसी पर अड़ा रहा, तो आपको नहीं लगता है कि ये ईरान की एक ब्लैकमेलिंग है, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा? अगर आप वैसी बात करेंगे करुणा, तो स्ट्रेट ऑफ मलाका से, जहाँ से तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा शिप्स गुजरते हैं सालाना, और वो भी इससे भी तंग 3 किलोमीटर का दायरा है। अगर उसमें अगर सिंगापुर, मलेशिया सब तक लेने लग जाए, जहाँ यहाँ से तो 20% तेल गुजरता है, वहाँ से विश्व का 35% व्यापार गुजरता है। तो अगर इस तरीके से हम लोग करते रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा टोल वसूली में। टोल वसूली एक बात हुई, उसके ऊपर फिर अगर मिलिट्री कंट्रोल, अगर ईरान कल कहेगा मिलिट्री कंट्रोल है या फिर यूएसए कहेगा मिलिट्री कंट्रोल है, इसलिए ईरान का जो फॉर्मूला था कि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी PGCA, जिसमें कि वो चाहते थे कि ओमान और ईरान दोनों मिल करके किसी प्रकार से एक संधि करें और दोनों देश मिल करके यकीन करें कि ये जो 20% विश्व का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है गुजरे। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ईरान को मालूम है कि जितने भी देश है GCC के, जैसे आप बार बार कहे, चाहे पाइपलाइन सऊदी अरेबिया ने बिछाए हैं, वो सऊदी जो पाइपलाइन है उसमें से सिर्फ 5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे ही जा सकता है, जबकि विश्व का 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। तो जब तक पाइपलाइन ले होंगे, जब तक होगा, वो तो सालों साल लग जाएंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का टोल फ्री रहना निहायत जरूरी है। बिल्कुल, भारत को भी फायदा है, विश्व को भी फायदा है, ईरान को भी फायदा है। लेकिन ईरान के IRGC का जो कंट्रोल है आज की तारीख में ईरान में, मुझे लगता है उसके कारण परेशानी हो रही है, क्योंकि IRGC कंट्रोल बिल्कुल। और ये कहा भी जा रहा है कि वहां पर फिलहाल सरकार से ज्यादा जो IRGC है उसकी ज्यादा चल रही, दबदबा उसका है, और उसी का नतीजा है कि जो IRGC की तरफ से कहा जाता है वही ऐसा लग रहा है कि सर्वमान्य है। इधर एक और बड़ी खबर, ईरानी हमलों से घबरा गया है पेंटागन, खाड़ी देशों से सैन्य बेस हटाएगा अमेरिका। यह बहुत बड़ी खबर है। वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, तो क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? खाड़ी देशों से क्या अपनी सेना को, अपने बेसिस को अमेरिका हटा लेगा? और अगर ऐसा करता अमेरिका तो फिर तो ईरान ये चाहता था। ईरानी हमले में अमेरिकी सैन्य बेसिस को भारी नुकसान का दावा है। इजराइल की तरफ अमेरिकी बेसिस को शिफ्ट करने की तैयारी है।
तो क्या अमेरिका घबरा गया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने सरेंडर करते हुए नजर आ रही? क्योंकि ईरान की तरफ से तो कहा गया था कि वो चाहता है कि तमाम जो सैन्य बेसेस हैं वो अमेरिका हटा ले पश्चिम एशिया से, खाड़ी देशों से। खाड़ी से सैन्य बेस हटाएगा अमेरिका। खबर क्या है? कुवैत और सऊदी अरब से फौज कम करने की तैयारी में है अमेरिका। अमेरिकी सैनिकों और विमानों को इजराइल भेजने की भी योजना है। यूएस इजराइल की सेनाओं को पूरी तरह मिलाने की भी तैयारी की जा रही है। अमेरिकी बेस को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा किया जा रहा है। ईरान से महज 240 किलोमीटर दूर होने से खतरे में है 5th फ्लीट और यहां पर ईरान की तरफ से कई हमले भी हो चुके हैं और इसी वजह से अमेरिका की ये तैयारी। तो खाड़ी में अमेरिकी बेस की बर्बादी का डेटा आपको दिखा देते हैं। इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या, वजह क्या है, यह आपके लिए जानना जरूरी। दरअसल अमेरिकी बेस को 2.2 से 5.1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। यह कौन बता रहा है? CSIS की रिपोर्ट के हवाले से। बहरीन के नेवी बेस को करीब 400 मिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। तो बहरीन में 5th फ्लीट के मुख्यालय, और यह बहुत बड़ी फ्लीट है, बहुत ही ताकतवर है 5th फ्लीट, इसके मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है इसकी इमारत तबाह हो गई। रियल टाइम मिलिट्री कम्युनिकेशन मैनेजमेंट फैसिलिटी तबाह हो गई। हमले के बाद कमांड सेंटर्स को जमीन के नीचे भेजा गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दुनिया से छिपाया था तबाही का सच, लेकिन यह सच कब तक छुपता, अब दुनिया के सामने आ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बहुत बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ईरान की सैन्य ताकत से नहीं होगा कोई समझौता। ईरान का अमेरिका और खाड़ी देशों को करारा जवाब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का यह दावा, आत्मरक्षा के हथियारों पर मोल भाव मुमकिन नहीं है। अमेरिका GCC के संयुक्त बयान पर ईरान भड़का हुआ है। तो ईरान की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, ये ईरान की तरफ से कई बार साफ किया जा चुका है। ईरान के रक्षा हथियार बाहरी हमलों के खिलाफ अचूक कवच हैं। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य क्षमता पर कोई बात नहीं होगी। मिसाइल और सुरक्षा पर यूएस खाड़ी देशों को ईरान का सीधा जवाब है। बहरीन बैठक में आए अमेरिका GCC के बयान को बताया बकवास। अमेरिकी इजरायली हमलों के लिए जमीन देने वाले देशों को वार्निंग तक दे दी गई है। खाड़ी में हथियारों की होड़ और इजराइल पर चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, होर्मुज से तेल ले जाने वाले जहाजों पर टैक्स लगेगा। मुस्तफा के सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई की तरफ से ऐलान किया गया है। होर्मुज जलमार्ग की सुरक्षा का खर्चा ईरान वसूलेगा। व्यापारिक जहाजों के लिए बनेगा नया इंश्योरेंस सिस्टम। होर्मुज जलमार्ग की सुरक्षा के नाम पर यह शुल्क लिया जाएगा। आपको बता दें कि एक ऐसा कॉरिडोर, एक ऐसा संकरा रास्ता तैयार किया गया है जो ईरान के साथ सटता हुआ है, समुद्री रास्ता, और इसी पैसेज से ही कोई जहाज गुजर पाएगा। ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है ईरान की तरफ से। सुनिए आप क्या कहा गया। तो ये बयान जो MOU यानी जो 14 पॉइंट्स का MOU है उसके बिल्कुल विपरीत जाकर, उसके खिलाफ जाकर ये बयान दिया गया जो अभी आपने सुना। तो होर्मुज पर ईरान का जो टैक्स वाला प्लान है वो क्या है, ये एक बार फिर से आप जानिए। तेल ले जाने वाले जहाजों से टैक्स ईरान वसूलेगा, यानी इसे फिर से और ज्यादा जोरदार तरीके से बताने की जरूरत महसूस की गई ईरान की तरफ से। होर्मुज की सुरक्षा के नाम पर यह शुल्क लिया जाएगा, यह वजह बताई जा रही है। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा खर्च अब ईरान के लोग नहीं उठाएंगे, ये भी बता दिया गया है। मुस्तफा के सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने ये प्लान बताया है। नया प्लान तैयार किया जा रहा है जिसकी जानकारी दी है, और जोखिम कम करने के लिए जहाजों का बीमा भी ईरान कराएगा, और इस प्लान को लेकर संसद में बात भी हुई। इधर रूट को सुरक्षित रखने और पर्यावरण बचाने का हवाला ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बड़े हमले को अंजाम दिया है, और आप जरा देखें पाकिस्तान का ये जो हमला है इसमें 35 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जो आम लोग हैं वो मारे गए। टोलो न्यूज के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। तो अफगानिस्तान के 3 प्रांतों पर हमले की खबर है। पख्तिका और कुनार में अटैक हुआ है। आधी रात को स्ट्राइक की गई है। एयर स्ट्राइक के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। मिडनाइट स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने। फाइटर जेट ने सीमा पर उड़ान भरी है। इसको लेकर तालिबान सरकार का बयान भी सामने आया है और जवाब दिया जाएगा, ये कहा गया है। अफगानिस्तान की पाकिस्तान को चेतावनी। पाकिस्तान ने हवाई सीमा का उल्लंघन किया। बेकसूरों की मौत का बदला
लिया जाएगा। अब तालिबान की तरफ से धमकी दी गई, यानी आप इंतजार करिए, अब तालिबान की तरफ से भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। हमला हो सकता है। पाकिस्तान की कायराना हरकत की निंदा भी तालिबान ने की है। तो अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले का वीडियो भी आपको दिखाते हैं। अफगानिस्तान के घरों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के हमलों से कई घर तबाह हो गए। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के हमले में बच्चों की भी मौत हुई है। कई मासूम बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। पाकिस्तान ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों को टारगेट पर लिया। टीटीपी के बहाने आम लोगों पर निशाना, मासूमों की मौत हुई है। क्या इसका कोई जवाब पाकिस्तान के पास है? वहीं अफगानिस्तान पर हमले को लेकर पाकिस्तान का बड़ा दावा भी आ गया है। कराची हमले का बदला लिया गया है और इसी वजह से यह हमला किया। कराची हमले में गिरफ्तार शख्स के बयान के आधार पर कार्रवाई की गई है। हमले को लेकर पाकिस्तान ने बड़ा दावा किया। कराची हमले का बदला है ये। तो आपको याद होगा कराची में हमला किया गया था। ये दावा किया गया कि गिरफ्तार शख्स के बयान के आधार पर ही एक्शन लिया गया है और फिर ये मिडनाइट स्ट्राइक अफगानिस्तान में की गई है, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब आपको बता दें, 27 जून को कराची में सिंध रेंजर्स के मुख्यालय पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। हमलावरों ने विस्फोटकों से भरे वाहन को मुख्य द्वार से टकराने के बाद अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी और इस हमले के बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच काफी देर तक मुठभेड़ चली। इस हमले में 3 रेंजर्स मारे गए, 4 घायल हुए थे। ओपी तिवारी सर, बीते साल भी हमने देखा तालिबान की तरफ से किस तरह से धूल चटाई गई थी पाकिस्तान की सेना को, क्या एक बार फिर से वो हम देखने वाले हैं? करुणा, देखिए ये अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान की आर्मी में कुछ ताकत है और पाकिस्तान कुछ रेप्लिकेट करना चाहता है कि इजराइल जो करता है, जैसे भारत ने किया कि भाई टेररिस्ट एक्टिविटी थी, हमने उसको स्ट्राइक किया। पाकिस्तान नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान ने जो एयरक्राफ्ट से अटैक किए हैं वो तो सिविलियन ऑक्यूपेशन गए, बिल्कुल सिविलियंस में गए, उनका नुकसान हुआ है, उनका केम अचीव नहीं हुआ है। ये तो दिखाता है कि अनप्रोफेशनल एयरफोर्स है उनकी, पाकिस्तान की, जो भारत के साथ कुछ कर नहीं पाई। उनको बॉम्ब गिराने का मौका मिल गया, गए और जहां मर्जी गिरा दिया। उनको ये समझना चाहिए कि अफगानिस्तान आर्मी और टेरेन को लेके वो बड़ी मोटिवेटेड है। अगर पाकिस्तान के साथ चाहेगी तो आराम से जीतेगी, बिकॉज लड़ाई के लिए, लड़ाई जीतने के लिए अब जवानों का मनोबल और एक कारण, किस कारण लड़ाई लड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो अमेरिका, वो अफगानिस्तान के तालिबान के फोर्स में है। पाकिस्तान को काफी बड़ी चपत लगेगी इसके वजह से। तो पाकिस्तान ने जो किया बहुत बड़ी गलती किया। उससे ईरान से भी कर रहा था, सारे बॉर्डर इनके अनसुरक्षित हो रहे हैं, ब्लेम किसी और को कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति इतनी खराब है, लोग इतनी मजबूरी है, इतने गरीबी में झुल रहे हैं, तो वो तो इनके पास इंटरनल बढ़ेगा ही, कंफ्यूजन बढ़ेगा ही और उनके सामने कराची जैसे कई धमाके भी होते रहेंगे जब तक पाकिस्तान के जो टॉप लीडर्स हैं, आर्मी के लीडर्स हैं, जो पूरे देश को शोषण कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। अफगानिस्तान सरकार की तरफ से धमकी भी दी जा चुकी है। संजय भारद्वाज सर, जिस तरीके से हमला हुआ है, अब तालिबान का रुख क्या होगा, क्योंकि रिहायशी इलाकों में हमले किए गए हैं और कई सिविलियंस की जान गई है। प्रगति, पहली बात तो ये लिख रहे हैं कि आतंकवादी मारे गए। आतंकवादी कहते किसको हैं पाकिस्तानी, ये मेरी बात समझ में नहीं आता। तालिबान इनका क्रिएट किया हुआ है, तालिबान इन्होंने क्रिएट किया तो एक तहरीक तालिबान हो गया जो पाकिस्तान के लिए नासूर बना हुआ है। बात देखिए ये है कि पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान को और तालिबान के माध्यम से पूरा कंट्रोल करे, लेकिन वो हुआ नहीं। और जिस तरीके से पख्तून और खैबर पख्तूनवा और पख्तूनवाली के जो क्षेत्र है पूरा का पूरा ना वो ड्यूरेंट लाइन को मान रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान की जो अपनी अथॉरिटी थी, मिलिट्री थी, उसको भी डिफाई कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान एक तरीके से एक बहुत बड़ा, बिल्कुल। और जिस ड्यूरेंट लाइन का भी आपने संजय भारद्वाज सर जिक्र किया, हमने देखा इसके पहले भी जब युद्ध के हालात बने तो कैसे ड्यूरेंट लाइन पर जो मौजूद पाकिस्तानी चौकियां हैं उन्हें छोड़कर भागने पर तालिबानी फोर्सेस ने मजबूर कर दिया था पाकिस्तान के सैनिकों को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।